अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल है। स्टार्ट हम एक एग्जांपल से करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, इट वाज एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। लेट्स सपोज यही इंटीग्रल मैं दोबारा लिखता हूँ, लेकिन इसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। लेट्स से 1 till 3। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे जस्ट लाइक बिफोर। ठीक है, देन यू पुट लिमिट्स ऑन इट। लिमिट्स अप्लाई कैसे करते हैं, अपर लिमिट फर्स्ट। अब ये फार्मूला हम पढ़ते क्यों हैं, हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते क्यों हैं, ये भी हमने आज स्टार्ट करना है। लेकिन आप ये देख लें कि ये अप्लाई कैसे होती है। ठीक है, देन 1⁻³ बेसिकली जो भी इंटीग्रेशन का आंसर आता है उस पूरे के अंदर आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी होती है, देन लोअर लिमिट। ठीक है, सो 3⁻⁴/4 प्लस c माइनस 1⁻³ माइनस सी। जो मैं दिखाना चाह रहा था, देखें c विल बी कैंसल आउट। ठीक है, अब ये c हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं। हम कहेंगे c ऐड नहीं करना, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें c ऐड नहीं करना। ठीक है, सो दिस विल बी 80/4, दैट इज गोइंग टू बी 20। सो दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल। जब लिमिट्स हो इंटीग्रेशन पे, दैट इंटीग्रेशन इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बुक से। लेट्स इंटीग्रेट 5x + 1 dx 0 till 3। तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे। एज यू ऑल नो दैट कि 5x + 1 होल पावर है 1/2। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो पावर विल बिकम 5x + 1, पावर में क्या ऐड कर देना है 1, तो विच विल बिकम 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। 5x + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 5 प्लस नथिंग, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना। सो 0 till 3 ये बन जाएगा 2/15 इंटू 5x + 3/2 5x + 1 पावर 3/2। यू कैन ब्रिंग दिस कांस्टेंट आउटसाइड द लिमिट्स। ठीक है, आप ये 2/15 को आउटसाइड द इंटीग्रेशन भी, आउटसाइड द एक्सप्रेशन भी ला सकते हैं। अब आपने अप्लाई करनी है लिमिट। सो 2/15, अपर लिमिट है 3, सो 5 टाइम 3 प्लस 1⁻³ हमेशा माइनस डालना है दरमियान में, माइनस लोअर लिमिट। तो सेम एक्सप्रेशन के अंदर लोअर लिमिट डालें। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं इसमें। सो 5 टाइम 3 15 प्लस 1 16, 16⁻³ 16⁻³ स्टूडेंट्स नॉर्मली पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेटर में डाल देते हैं, तो वो मिस्टेक भी कर देते हैं। आपने क्या करना है, बारी बारी जो फैक्टर्स हैं उसके, देखिए पहले मैंने ये चीज़ जस्ट कैलकुलेटर में डाली है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा मेंटल मैथ भी आपने करना है साथ। माइनस व्हाट इज दिस इज 1, सो 1⁻³ इज जस्ट 1, so that is going to be 2 times 63/15, so that will become 2 times 221 and 5, so 42/5. That is the answer. Next, example 2, integration from 2 till 1 minus 2 till 1 8/5 minus 2x raised to power 2 dx. Let's integrate this.
जस्ट लाइक बिफोर आप क्या करेंगे, आप 8 को इंटीग्रल के बाहर ले आएंगे, सो -2 till 1 एंड देन 5 -2 x की पावर ऊपर आके -2 हो जाएगी न्यूमरेटर में। देन आप अप्लाई करते हैं इंटीग्रल का पावर रूल। ठीक है, ठीक है। तो वो क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन डी एक्स को, क्या इसका आंसर होता है, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए टाइम्स एन प्लस वन। ठीक है, अप्लाई दिस फार्मूला अगेन, सो ए टाइम्स 5 -2 एक्स रेज टू पावर -2 में 1 ऐड करें तो -1 डिवाइडेड बाई -1, और इन साइड का डेरिवेटिव क्या है, 5 -2 एक्स का डेरिवेटिव होता है -2, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे एंड देन इंटीग्रेशन लिमिट्स। ठीक है, मैक्सिमम जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको बाहर ले आए, सो -2 विल बी कैंसल आउट विद 8, सो इट विल गिव मी 4 डिवाइडेड बाई 5 -2 एक्स, पावर 1 थी, -1 थी, तो आई जस्ट ब्रॉट इट इनटू द डिनोमिनेटर टू मेक इट +1। अब आप 4 को आउटसाइड द ब्रैकेट भी ला सकते हैं या विद 4 आप लिमिट पुट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो अपर लिमिट हमेशा पहले पुट करनी होती है, तो 4/5 -2 इंटू 1 माइनस लोअर लिमिट 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 -2 इंटू -2, तो ये क्या होगा, 4/3 माइनस 4/9, सो इसका आंसर क्या आएगा, 9 12 -4, सो 8/9 इज द फाइनल आंसर। तो डेफिनेट इंटीग्रल कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपने इंटीग्रेट करना होता है, देन जो लिमिट्स दी होती हैं पहले अपर लिमिट पुट करनी है, देन माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। और कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने ऐड नहीं करना होता, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने ऐड नहीं करना होता। नाउ लेट्स स्टार्ट एरिया अंडर अ ग्राफ, अंडर अ कर्व। देखें जो P1 के अंदर क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इस टॉपिक से आते हैं ज़्यादा। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ, और इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लेकिन एरिया के लिए हमें डेफिनेट इंटीग्रल का थोड़ा सा भावना होनी चाहिए थी कि लिमिट्स यूज़ कैसे करनी है, लिमिट्स पुट कैसे करनी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ नोन एज एरिया अंडर अ कर्व। एरिया अंडर अ कर्व। area under a curve. Let's say students, if we have xy plane, ठीक है, और ये हमारे पास एक पार्ट ऑफ कर्व है, एंड दिस इज एक्चुअली y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, और वी कैन से दिस इज f of x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। वेरी वेरी वेल नोन कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व, और जस्ट मैंने राइट साइड वाला पोर्शन उसको उठा लिया था। ठीक है, वाइट स्टॉप्स वर्किंग यार। ओके, तो एरिया अंडर अ कर्व। ठीक है, तो मैंने कर्व ली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब हम दो पॉइंट्स लेते हैं, लेट्स से पहला पॉइंट में ले रहा हूँ 2, दूसरा पॉइंट में ले रहा हूँ 5। अब मैंने ये सारा एरिया फाइंड करना है, ये वाला सारा एरिया मैंने फाइंड करना है। शेड ठीक नहीं हो रहा। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। ठीक है, अब ये एरिया अंडर द ग्राफ अंडर द कर्व आप कैसे फाइंड करेंगे,
जो आपने इससे पहले एरिया फाइंड करने के वेज देखे हुए हैं, मेथड्स देखे थे, वो क्या थे? आप क्या करते थे? आप रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना आता है आपको, ट्रेपीजियम का आता है, ट्रायंगल्स का आता है, जो मेजर शेप्स होती हैं, सेक्टर एरिया, उन चीज़ों उनको शेप्स के आप एरियाज निकाल सकते हो। अब ये कोई वेल नॉन शेप नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि ट्रेपीजियम है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी स्ट्रेट ये साइड नहीं है, ये साइड स्ट्रेट नहीं है, ये बेसिकली कर्व का पोर्शन है, यूं इट इज़ गोइंग लाइक दिस। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप इसके ना एक यूनिफॉर्म विड्थ के रेक्टेंगल्स बनाते हो। ठीक है, यूनिफॉर्म विड्थ मींस एक जैसी आपने ना विड्थ के रेक्टेंगल्स बना लेने हैं। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं, एक ये रेक्टेंगल बनाते हैं, दूसरा रेक्टेंगल ये बनाता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी विड्थ है इस रेक्टेंगल की वो सेम रहे। फिर मैं क्या करूंगा, और लास्ट में मेरे पास ये रेक्टेंगल बन गए। अब ये जो विड्थ है इन रेक्टेंगल्स की, ये क्या है? लेट्स कॉल इट डेल्टा एक्स, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स एक्स विड्थ को कहते हैं, और यू कैन से डेल्टा एक्स। ये दोनों एक ही शेप्स हैं, जो फिजिक्स स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको पता होगा कि डेल्टा कहते हैं चेंज को या विड्थ को। ठीक है, तो इनकी जो विड्थ है इन सब रेक्टेंगल्स की, दैट इज, चार रेक्टेंगल्स है, चारों की विड्थ है डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब इनकी हाइट क्या है? हाइट क्या है? हर विड्थ, हर जो रेक्टेंगल है ना, पहले रेक्टेंगल की हाइट वो भी यही है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, या वाई। दूसरी रेक्टेंगल की हाइट क्या है? यही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्स, जो एक्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मीन्स टू से, अगर मुझे ये देखना है कि पहली रेक्टेंगल की हाइट क्या है, तो पहली रेक्टेंगल की वैल्यू क्या है? 2। तो आप क्या पुट करेंगे? इस 2 को पुट करें, 2 स्क्वायर, तो दैट इज गोइंग टू बी 4। तो पहली हाइट 4 है स्टूडेंट्स। अब अगर आपने दूसरी हाइट देखनी है इस रेक्टेंगल की, तो फॉर दैट यू हैव टू लुक एट दीज पॉइंट्स। आई डोंट नो व्हाट इज दिस पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या है मुझे नहीं पता। लेट्स से इफ दिस इज 3, तो अगला जो रेक्टेंगल है, इफ आई से दिस वैल्यू इज 3, दिस वैल्यू इज 4, तो नेक्स्ट की क्या होगी? y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज 9। तो नेक्स्ट रेक्टेंगल की हाइट है 9, और जो उससे नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, उसकी है 16। ठीक है, और जो लास्ट है ये वाला रेक्टेंगल, इसमें x की वैल्यू आप क्या पुट करें? 5 लेट्स से, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। तो अब देखें स्टूडेंट, जो पहला रेक्टेंगल है उसकी विड्थ थी आपकी डेल्टा एक्स। ठीक है, इवन आई से दैट दिस माइट बी 1। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एरिया चाहिए इन रेक्टेंगल्स का, तो मैं क्या करूंगा? इन सारी हाइट्स को मल्टीप्लाई करूंगा विड्थ के साथ। ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ, उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो ये चारों रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाएगा। बट क्या ये एरिया अंडर द कर्व है? नो। क्यों? क्योंकि अगर आप नोट करें, ये वाला पोर्शन मेरे से मिस हो रहा था। ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है? दिस पोर्शन इज मिसिंग। तो हमें तो ये भी चाहिए था। तो अब हम इसको रिलेट करते हैं इंटीग्रेशन के साथ, कि जो मिसिंग एरिया है वो भी कवर हो जाए। तो पहले मैं लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू, ये नोटेशन आप सबको पता है, दिस इज नोन एज समेशन और सिग्मा। ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ। ओके, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ। तो विड्थ क्या थी? डेल्टा एक्स, और लेंथ क्या थी? हाइट क्या थी? वाई। मैंने आपसे कहा था आपने ये वैल्यूज नहीं लेनी है, तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना। आपने सारी हाइट्स क्या लेनी है? वाई लेनी है। सारी हाइट्स इन जनरल क्या है? वाई हैं। तो अगर आप डेल्टा एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये क्या आ जाता है? एरिया अंडर दिस कर्व आ जाता है। लेकिन कुछ एरिया आपसे मिस हो रहा होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आप इमेजिन करें, मैं ये विड्थ कम कर देता हूं, मैं इतनी कम करता हूं कि ये लाइंस आपस में जुड़ी हुई आपको नजर आती हैं, तो क्या आप मुझसे एग्री करते हो कि ये एरिया अंडर द ग्राफ आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा? बेसिकली अगर आपकी जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, तो डोंट यू थिंक सो कि रेक्टेंगल्स इतनी उनकी विड्थ कम होगी कि वो आपको सारी रेक्टेंगल जस्ट लाइंस नजर आ रही होंगी? तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जो एरिया है
अंडर द कर्व वो एग्जैक्टली वही होगा जो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, ये देखें, अब ये सारी रेक्टेंगल्स हैं, एक ले मैन को नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये सारी रेक्टेंगल्स इकट्ठी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इनकी विड्थ इतनी स्मॉल है, इतनी स्मॉल है, वी कैन से दैट इट्स विड्थ इज ऑलमोस्ट जीरो। तो ये सारी लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस। तो एग्जैक्टली वही एरिया बन गया जो हमें अंडर दी कर्व चाहिए था। तो हम इसको रिलेट करते हैं इंटीग्रेशन के साथ, दैट इफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो मीन्स डेल्टा एक्स मीन्स विड्थ अगर बहुत छोटी होती जाए, इट्स टेंड्स टू जीरो, इट्स ऑलमोस्ट बिकम जीरो, तो क्या होता है, जो आपका समीशन होता है बेसिकली, जो समीशन होता है y डेल्टा x, दैट गोज टू इंटीग्रल फ्रॉम 2 टिल 5 y dx। तो ये है स्टूडेंट आपका फार्मूला। ठीक है, अगर आपने फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड्स, इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व with these two vertical lines 2 and 5 and the x-axis, ठीक है, सुन लें, area under the curve with these two vertical lines and the x-axis, अगर आपको ये वाला सारा एरिया फाइंड करना है तो आइंदा आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने सिंपली क्या करना है, जो भी कर्व आपको दी हो उसको आपने इंटीग्रेट कर लेना है, और उसकी लिमिट्स क्या होंगी इंटीग्रेशन की, 2 एंड 5। 2 एंड 5 का मतलब क्या होगा, 2 है लोअर लिमिट और 5 क्या है, अपर लिमिट। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला यही होता है, लेकिन हम ये स्टडी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूला है। हम इसकी जगह पे इंटीग्रेशन स्टडी करते हैं, और यहां से इंटीग्रेशन का फार्मूला कैसे जनरेट होता है, व्हेन दीज विड्थ्स बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो, जब ये विड्थ्स बहुत छोटी हो जाती हैं, तो जो आपका समीशन बेसिकली सम ऑफ रेक्टेंगल्स वाला एरिया है, दैट अप्रोचेस टू, ठीक है, दैट अप्रोचेस और दैट बिकम्स द इंटीग्रल। ठीक है, तो हम एक फार्मूला खुद से बनाते हैं, फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन, फार्मूला फॉर कर्व एरिया अंडर द कर्व। सो इफ y is equals to f of x bounded by इन जनरल ये कर्व हो, ये पहला पॉइंट आपका ए है, दूसरा पॉइंट आपका बी है, और आपने ये वाला सारा एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, ये एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, ये सारा एरिया आपने फाइंड करना है। देन एरिया इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी ए से बी, और जो आपकी कर्व है वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सिंपली आपने y को इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b y dx। ठीक है, आपने जो पहले थ्योरी थी वो जस्ट एज अ कॉन्सेप्ट याद रखनी है, वो अपने, इसके अलावा हमने कभी भी यूज़ नहीं करनी, हमने जस्ट ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, दैट्स इट। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये फार्मूला आया कैसे था, इसके पीछे आइडिया क्या था। आइडिया वही था कि रेक्टेंगल्स के एरियाज क्या होते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। उन सारे एरियाज को ऐड करते हैं तो आपके पास रेक्टेंगल्स के सारे एरियाज आएंगे, लेकिन उनमें कुछ एरिया मिस हो रहा होता था। तो फिर मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस विड्थ को जीरो कर दें, या ऑलमोस्ट जीरो कर दें। तो जब आपका जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रल फार्मूला में। ठीक है, इसका प्रॉपर प्रूफ है, लेकिन हमारा ए लेवल के सिलेबस में वो प्रूफ इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड्स वी आर यूजिंग दिस फार्मूला। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। ये लुक एट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको एक कर्व नजर आ रही है y इज इक्वल्स टू 3x², और बाउंड किस किस से हो रही है। देखिए प्लीज, ये चीज आपने नोट जरूर करनी है, क्योंकि वो जो कैम्ब्रिज में क्वेश्चन पूछता है वो उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा देता है कि द एरिया इज बाउंडेड बाय द कर्व एंड द वर्टिकल लाइंस। ठीक है, दीज आर द वर्टिकल लाइन, द फर्स्ट वन इज x इक्वल टू 4, द सेकंड वन इज x इक्वल टू 6 एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स, ये चार
तरह की चीजें मैंने बताई हैं आपको। कौन कौन सी? 2 वर्टिकल लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज एक्स एक्सिस, और एक कर्व। ये 4 चीजें मिलके एरिया बाउंड कर रही हैं। तो इसी को वो वर्डिंग में बताएगा, द एरिया इज बाउंडेड बाय द कर्व, the positive x-axis and the 2 vertical lines x is equal to 4 and x is equal to 6। तो वो कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है स्टूडेंट्स? ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। ठीक है, तो कहता है ये एरिया फाइंड करें। तो हमें पता है कि इस एरिया का फार्मूला हम अभी पढ़ के आए थे कि किसी भी कर्व का एरिया निकालते हुए हम क्या करते हैं? एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 till 6 एंड द कर्व इज 3x² dx। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं एरिया का फार्मूला क्या होता है अगर बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस हो तो, a to b y dx। ये होता है जी एरिया का फार्मूला। तो लेट्स इंटीग्रेट इट। 3 कैन बी, सो x² की इंटीग्रेशन क्या होगी? x³ over 3। ठीक है, और लिमिट्स, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी? 4 till 6। 3 विल बी कैंसल आउट विथ 3। प्लीज डू नॉट ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट प्लीज, आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना। ठीक है, तो क्या होगा? x³, सो 6³ अपर लिमिट -4³ लोअर लिमिट। कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। 6 का क्यूब मुझे नहीं पता, -4³, सो 152। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, look at this question. Find the area of the shaded region. This time your area is actually below the x-axis। ठीक है, तो आपने वही काम करना है जो आप पहले करते हैं, लेकिन इसका आंसर नेगेटिव आएगा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो आप नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे बिकॉज एरिया कैन नॉट नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि देखें जो भी आपकी शेड हो रही है ना वो बिलो एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अब जरा स्टूडेंट आप खुद ढूंढें वर्टिकल लाइंस कहाँ पे हैं। देखिए पहली है यहाँ पे x=0 है ना, तो ये x=0 क्या होता है? y एक्सिस। ये देखें पहली वर्टिकल लाइन। ठीक है, पहली वर्टिकल लाइन क्या है? x=0। क्यों नहीं काम कर रहा है? x=0। दूसरी वर्टिकल लाइन क्या है? x=6। फिर क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर क्या है? कर्व। तो चेक करें, 4 चीज़ों ने एरिया बाउंड किया हुआ है ना। अब मैं इसकी वर्डिंग बताता हूँ जो कैम्ब्रिज में यूज होती है कि द एरिया इज बाउंडेड बाय द कर्व, द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द 2 वर्टिकल लाइंस x=0 एंड x=6। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो एरिया इंटीग्रल क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू 0 to 6 x² - 6x dx। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर नेगेटिव आना है। क्यों? क्योंकि डायग्राम से पता चल रहा है कि जो शेडेड है, शेडिंग है, वो बिलो द एक्स एक्सिस है। लेट्स सी क्या होता है। x³ over 3 - 6x² over 2, 0 till 6, so x³ over 3 - 3x², 0 till 6। नॉर्मली हम स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के लिमिट्स डालते हैं। ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड रख लें अपना। तो मैं यहाँ आपके सामने कह रहा हूँ 6 अपर लिमिट पहले पुट करनी है ना। सो 6³ divided by 3 minus 3 times 6², it is -36। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। तो क्लियरली स्टूडेंट इफ यू पुट 0, सो 0 विल गिव यू 0। तो जो फाइनल इंटीग्रल का आंसर आया दैट इज -36। ये इंटीग्रल का आंसर है। तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा ओनली 36। ठीक है, यूनिट्स आपने नहीं डालने। नेक्स्ट स्टूडेंट, समटाइम्स ये होता है कि आपके पास जो कर्व होती है उसका कुछ पोर्शन आपको नजर आएगा अबव एक्स एक्सिस, कुछ पोर्शन आपको नजर आएगा बिलो एक्स एक्सिस। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, कर्व एक ही है, इसका एक पोर्शन है अबव एक्स एक्सिस, एक पोर्शन है बिलो एक्स एक्सिस। तो आपने क्या करना है इस केस में? आपने अबव एक्स एक्सिस वाला एरिया अलग निकालना है
बिलो एक्स एक्सिस वाला एरिया जो कि अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो एरिया के लिए आपने उसको पॉजिटिव करना होगा। फिर इन द फाइनल आंसर यू विल ऐड बोथ आंसर्स। ठीक है, आप दोनों आंसर्स को ऐड करके फाइनल आंसर दोगे। तो देखिए, अब हम इसको टारगेट करते हैं, पहले हम जस्ट इस पोर्शन को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात, वर्टिकल लाइंस क्या हैं, सोचें। पहली वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू 0, दूसरी वर्टिकल लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 2, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये कर्व। ठीक है, तो ये वाला एरिया फाइंड करने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट 0 टू 2 व्हाट, दिस कर्व। अब स्टूडेंट्स ये कर्व हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते ओरिजिनल शेप में जिसमें दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6, तो आप क्या करें, इसको एक्सपेंड करें, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x into x minus 6. So this will become x cube minus 6x square minus 2x square plus 12x. So x cube minus 8x square plus 12x. ठीक है, तो ये आपकी कर्व है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट कर लें 0 से लेकर 2 तक, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वेयर प्लस 12x dx। तो इंटीग्रेशन क्या आएगी, x4 over 4 minus 8x cube over 3, 12x square over 2 will be 6x square। तो लिमिट्स क्या होंगी, 0 से 2। ऑब्वियसली बात है, अपर लिमिट आपने पुट करनी है, लोअर लिमिट तो 0 है तो वो सबको 0 कर देगी। तो मैं कैलकुलेटर को यूज करूंगा, 2 raised to power 4 divided by 4 minus 8 over 3। स्टूडेंट्स प्लीज केयरफुली आपने लिमिट्स पुट करनी है। सो 2 क्यूब इज 8 प्लस 6 टाइम 4, तो ये आता है 20/3। ये आता है सिर्फ अपर वाला एरिया, जो 0 से 2 अगर आपको कर्व नजर आ रही हो तो दैट इज 20/3। नेक्स्ट नेक्स्ट हम टारगेट करते हैं इसको, इस पोर्शन को, इस एरिया को। तो क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहली वर्टिकल लाइन है x इज इक्वल टू 2, दूसरी वर्टिकल लाइन है x इज इक्वल टू 6, फिर जो कर्व है वो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दिस कर्व। तो ये वाला एरिया आपने निकालना है, तो इसका इंटीग्रल क्या बनाएंगे आप, इंटीग्रल बताएं कैसा बनेगा इंटीग्रल इसका। इंटीग्रेशन बनेगी इसकी 2 से 6 और वही इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वेयर प्लस 12x। कर्व तो वही है ना, कर कर्व तो स्टूडेंट्स वही है ना, उसका एक पोर्शन एक्स एक्सिस से ऊपर है, एक पोर्शन एक्स एक्सिस से नीचे है। तो इंटीग्रेट भी हमने पहले से किया हुआ है, तो हमने मेहनत नहीं करनी, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। टू टू 6, पहले हम अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट पुट करें, 6 raised to power 4 over 4 minus 8 6 cube over 3 plus 6 square। 2 पुट करना है तो 2 की पावर 4 over 4 minus 8 over 3 into 2 raised to power 3 plus 6 into 2 raised to power 2। चलें, अपर लिमिट आई थिंक सो हमने 6 नहीं पुट किया, चलें 6 पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, 6 raised to power 4 divided by 4 minus 8 times 6 cube divided by 3 प्लस 6 टाइम 36। तो -36 आंसर आता है पहला, अपर लिमिट पुट करने से -36 आ गया, माइनस और लोअर लिमिट पुट करने से इफ यू रिमेंबर तो 2 वही वैल्यू है जो हमने पहले पुट की थी, तो वो आएगा 20/3। ठीक है, तो दिस विल बिकम -36 minus 20 divided by 3, so -128/3। तो इंटीग्रल का आंसर नेगेटिव है। टोटल एरिया क्या आएगा, टोटल एरिया आएगा 20/3 प्लस -128 नहीं करना, आपने करना है 128/3। सो दिस विल बिकम 148/3। ठीक है,
सो दैट इज द फाइनल आंसर। ये तो था स्टूडेंट्स जब आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूज हो रहा था फॉर फाइंडिंग द एरिया। समटाइम्स, जो कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं इसके, समटाइम्स आपका एरिया ऐसे आता है कि वो बाउंड हो रहा होता है विद वाई एक्सिस, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ठीक है, उसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन इट इज द पार्ट ऑफ सिलेबस। तो व्हाट वी विल डू इन दैट केस, तो पहले हम स्टडी करते हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व and y-axis. Area enclosed by a curve and y-axis. Let's state, let's start with positive x-axis. एक xy प्लेन लें, ठीक है। मैं आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पहले वही बना के बताता हूँ जो हम पहले कर रहे थे। देखिए इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने किया था कि अगर यूं कर्व हो, ठीक है, और ये a है, ये b है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, ठीक है, तो आपने ये एरिया फाइंड करना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। और ये एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू ए टू बी वाई डी एक्स, ये आपने पहले से सीखा हुआ है। अगर हम एक्स वाई प्लेन दोबारा बनाएं और इस बार हम जो कर्व है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑन द एक्स एक्सिस, मैं ये कर्व ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ये आपकी शेडिंग है, ये सारा शेड हुआ हुआ है, ठीक है। ये आपने सारी शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो व्हाट यू विल डू, कर मैं आपको बता देता हूँ दिस टाइम। देखिए यहाँ पे था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन्स टू से y सब्जेक्ट बना हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस में x आपका बना होगा सब्जेक्ट, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मीन्स टू से x आपका सब्जेक्ट बना होगा और इजीली बन जाएगा, x की वैल्यू आप निकाल लेंगे और इंटायरली इन टर्म्स ऑफ y आएगी। और यहाँ पे अपर लिमिट मैं कुछ भी कह देता हूँ, लेट्स कॉल इट d, इसे कह देते हैं c। तो अपर लिमिट है c d और लोअर लिमिट है c, ठीक है। तो इस एरिया का फॉर्मूला पता है क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू फ्रॉम सी टू डी एंड एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। देखिए वहां पे एरिया क्या था, वाई डी एक्स, यहाँ एरिया क्या था, वाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है, एक्स डी वाई। यहाँ पे इंटीग्रेशन आपने करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई, वहां पे आप कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इन क्वेश्चंस में क्या होगा, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। एक और चीज, ये जो स्टूडेंट्स सी और डी हैं, ये क्या है, ये वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। दिस टाइम दे आर नॉट वर्टिकल लाइंस बट दे आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब बताएं सी क्या होता है, सी होगा y इज इक्वल टू सी, ठीक है। और ये डी क्या है, ये है y इज इक्वल टू डी। तो अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहूंगा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, the two horizontal lines y is equal to c and y is equal to d and the positive y axis। तो ये एरिया आपका बाउंड हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे इस फॉर्मूले को मजीद समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। तो टोटली आपको एरिया जो है वो बाउंड होता नजर आ रहा है विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, और आपको एक्स सब्जेक्ट बना के भी दिया गया है, ठीक है। अच्छा एक बात आपने याद रखनी है, मैं यहां पे एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि दोनों जो हम, एक तो हमने पहले फार्मूला पढ़ा था, हमने पहले फार्मूला पढ़ा था, एरिया इज इक्वल्स टू ए टू बी वाई डी एक्स। तो मैं इसका नाम दे रहा हूं बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। दूसरा एरिया हमने क्या पढ़ा,
ए और बी की जगह बेशक आप दोबारा ए और बी लिख दें, वहां मैंने सी और डी लिखा तो डजेंट मैटर, बस कोई भी लिमिट्स होंगी सी टू डी एक्स डी वाई। ये क्या है, एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। तो चाहे आप जो मर्जी फार्मूला यूज करें, दोनों फार्मूलाज हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, बड़ा अजीब लगा आपको सुन के, ये दोनों फार्मूलाज हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, लेकिन एक कंडीशन है इन पे। लेट्स सपोज ए क्वेश्चन, अब देखें ये क्वेश्चन है, आप सोचते हो यार सर ने कहा था कि ये तो अब बाउंड हो रहा है वाई एक्सिस से, नॉर्मली फार्मूला तो आप इसने इस पे ये वाला यूज करेंगे, लेकिन अगर आप ट्राई करें ये वाला फार्मूला अप्लाई करने की तो एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इस फार्मूले के लिए स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक वाई सब्जेक्ट। इस फार्मूले के लिए आपने वाई को सब्जेक्ट बनाना है। अगर यहां पे वाई सब्जेक्ट बन सका देन ओनली यू कैन यूज दिस फार्मूला, और कैसे यूज करना है वो हमने आगे पढ़ना है। लेकिन इन सिंपल वर्ड्स आप यहां पे नोट करें, आप वाई को सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। अगर आप यहां वाई को सब्जेक्ट नहीं बना सकते तो इस क्वेश्चन के ऊपर आप ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर आप वाई को सब्जेक्ट बना सकते तो देन यू कैन यूज दिस फार्मूला एज वेल। ठीक है, वेल इफ यू वांट टू ट्राई इवन मेकिंग वाई सब्जेक्ट तो यू कांट डू दिस, आप यहां पे वाई को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप बेशक ट्राई कर लें। एनीवे, तो हम लिखते हैं फार्मूला, एरिया का फार्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई, और लिमिट्स क्या होंगी। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, कर्व ये है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है। तो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एक्स क्या थी, y इज इक्वल टू 0। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 4। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी वो होंगी 0 to 4 एक्स डी वाई। फार्मूला तो आपने पहले से रट्टा लगाया हुआ है। ठीक है, सो 0 to 4 एक्स क्या था, एक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है y इंटू 4 - y, तो y इंटू बेसिकली यहां पे लिख लें आप x इज इक्वल टू y इंटू 4 - y। x इज इक्वल टू y इंटू 4 - y, तो आप इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 4y - y स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू आप यूज करेंगे यहाँ पे 4y - y स्क्वायर, बिकॉज ये x की वैल्यू है। ठीक है, चलिए आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या होगा ये 4y स्क्वायर ओवर 2 विच इज एक्चुअली 2y स्क्वायर माइनस y क्यूब ओवर 3, 0 to 4। सो अपर लिमिट पुट करें 2 इंटू 4 का स्क्वायर -4 क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करें, तो क्लियरली अगर आप 0 पुट करते हैं तो दोनों में y आ रहा है तो दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस विल बिकम 1632 माइनस 64 ओवर 3, so this will become 96 minus 64 over 3, so 35 over 3, right? (32 over 3). Next, so the next question is, okay, this was the end of the question students। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये जस्ट हमने फार्मूलाज सीखे हैं और 2-3 बेसिक क्वेश्चंस। अब हम इसकी एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल गो टू द पास्ट पेपर प्रैक्टिस। ठीक है, बल्कि इसके बाद एक और टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, उसके बाद हमारी इंटीग्रेशन एंड हो जाएगी बुक से और फिर हम इसके पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे।